हेलो दोस्तों, मैं जेके हाजिर हूँ आज चेक लेके। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग में, क्योंकि आज संडे है। संडे को कुछ स्पेशल अलग चीज़ पढ़ाता हूँ, तो कुछ ट्रिक वगैरह आज नहीं तैयार हो पाया, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेक, जो कि आपके बैंकिंग का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग चेक सब लोग समझते हुए क्या होता है, लेकिन उसका लॉजिकल मेथड हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चेक एक पेपर होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, धन लिया या दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लॉजिकल समझने की कोशिश करेंगे कि चेक को बात कहाँ से आई। तो NIA एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में शामिल किया गया। एक चेक एक तरह का इस तरह का एक पेपर होता है, ठीक है, जिसपे नेम, बैंक का नाम और इधर सिग्नेचर, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होता है और यहाँ पे MICR नंबर होता है, MICR। ठीक है, अकाउंट नंबर वगैरह भी होता है इस पर। ठीक है, यहाँ पे डेट देना होता है, डेट, यहाँ पे बैंक का नाम वगैरह इसमें होता है अपना सिविल। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर चेक कहते किसे हैं लॉजिकल टर्म में। चेक एक क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके माध्यम से धन का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 यानी कि सन 1881 में एक एक्ट बनाया गया, जिसके तहत एक अथॉरिटी दी गई कि इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट शामिल किए जाएंगे, इसमें जितने भी पेपर शामिल किए जाएंगे, वो क्या होंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके माध्यम से जो लेन देन होगा वो लीगल होगा। ठीक है, यानी कि 1881 में जो एक्ट बनाया गया और वहाँ पे क्या कहा गया, इसको समझौता पत्र भी करते हैं, और उसके माध्यम से कहा गया कि इसमें जितने को शामिल किया जाएगा, ठीक है, उसके माध्यम से अगर कोई लेन देन करता है तो क्या होगा, लीगल होगा। ठीक है, तो अब बात आती है, तो एक्ट बना तो उसमें बहुत सारी चीज़ को शामिल किया गया। तो शामिल करने में क्या किया गया, सेक्शन 6 में शामिल किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के किस सेक्शन के तहत शामिल किया गया, तो सेक्शन 6 के तहत। इसी के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NIA एक्ट जिसको कहा जाता है, इसी में प्रोमोजरी नोट्स भी जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी जाता है, और बैंकों का हॉलीडे भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ही होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि चेक इस तरह हो गया। तो अब बात आती है, क्या सिंपल एक आदमी चेक लिख देता है, दूसरे आदमी को दे देता है, या दूसरा आदमी पहले आदमी को दे देता है? तो इसमें कितनी पार्टियां होती हैं? तो चेक में A, B और C 3 पार्टियां होती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक चेक से लेन देन में कितने लोग शामिल होते हैं मिनिमम। ठीक है, तो इसमें 3 पार्टियां होती हैं, जिसको ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, यानी कि जारीकर्ता, भुगतान करता और भुगतान प्राप्त करता। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि इसमें 3 पार्टियां होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ABC, A हो गया जारी करता, B हो गया भुगतान करता और C हो गया पे, यानी कि वो पेमेंट पाने वाला। जैसे कि मान लीजिए राम ने श्याम के नाम से एक चेक लिखा। ठीक है, तो राम ने लिखा तो राम क्या हो गया, देने वाला हो गया, यानी कि वो ड्रॉवर हो गया। श्याम को दिया गया तो श्याम क्या हो गया, पे हो गया, यानी श्याम को पेमेंट पाना है। तो क्या राम ने चेक को सीधे लिख के श्याम को दे दिया तो क्या सीधे पैसा मिल गया उसको? नहीं, इसमें एक आदमी और इन्वॉल्व होगा, कौन, बैंक। ठीक है, तो बैंक ही तो उस चेक को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले में उसको पैसा देगा। तो पे ही हमेशा बैंक होता है। ठीक है, पे ही हमेशा कौन होता है, पे ही हमेशा आपका बैंक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ड्रॉवर कोई भी हो सकता है, पेई कोई भी हो सकता है, लेकिन ड्रॉवी हमेशा बैंक होता है। इसमें 3 पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं।
तो इसमें एक और, अब इसको फिर से डिफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए कि चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में शामिल किया गया है। इसमें 3 पार्टियां शामिल होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या कहता है, लेन देन होता है। अब यहाँ बात आती है कि जो चेक होता है उस पे किसके माध्यम से कोई भी सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अगर इम्प्रूवमेंट करना होगा, कोई भी तरह का संशोधन करना होगा, तो जारीकर्ता के सिग्नेचर से ही किया जा सकता है, ड्रॉवी और पेई के सिग्नेचर से नहीं। इसे डेट काटना है, अमाउंट बढ़ाना या घटाना है, ठीक है। तो इस अब बात आती है कि चेक का डेट कितने दिन का होता है, कितने दिन की उसकी वैलिडिटी होती है, तो वो आपका होता है 90 दिन, ठीक है। पहले 6 महीने होता था, अब 90 दिन। 3 महीने मत बोलिएगा क्योंकि उसमें 31 वाले महीने भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यह 90 दिन का होता है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ चेक की, टाइप्स ऑफ चेक, ठीक। तो एक हो गया ओपन या बियरर चेक, दूसरा हो गया अकाउंट पे या क्रॉस चेक, तीसरा हो गया ऑर्डर चेक, चौथा हो गया एंटीडेटेड चेक, पांचवा हो गया पोस्ट डेटेड चेक, छठा हो गया स्टेल चेक, और सातवां हो गया स्टॉक स्टॉक चेक, ठीक है। बहुत सारे बुक में देखिएगा तो इसको ही शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेवलर्स चेक को शामिल किया जाता है, बट हम लोग इसके टाइप को, इसके देखिए वो जो चेक एक ही होगा, बस उस पर लिखने का जो पैटर्न होगा उसके हिसाब से, यानी कि चेक के फंक्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ बांटेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मल्टी सिटी चेक भी होता है, तो वो भी होता है, ठीक है। वैसा चेक जो एक से ज़्यादा शहरों में भुगतान करने योग्य हो, ठीक है। ट्रेवलर्स चेक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करने के लिए पहले चलता था, अब नहीं है, और ना ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ऊपर चेक की करके। तो ओपन चेक या बियरर चेक क्या होता है? एक ऐसा चेक जो वाहक को ब्रांच में जाने पर पेमेंट करने का अधिकार देता है, ठीक है, पेमेंट पाने का अधिकार देता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा चेक जो क्या हो, वाहक को पेमेंट पाने का अधिकार देता है, उसको हम बियरर चेक कहते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि यहाँ पे चेक का जो है, यहाँ पे बियरर लिखा जाता है, देखिए या यहाँ पे बियरर लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिंपल भी है, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तभी आसानी से पेमेंट आपका हो पाएगा, जो कि बहुत ही अनसिक्योर होता है, ठीक है। बियरर चेक या ओपन चेक क्या होता है? बहुत ही अनसिक्योर होता है। कैसे? मान लीजिए आपके नाम से किसी ने चेक दिया, ठीक है, और आप क्या किए, देखिए अब यहाँ दोनों के लिए अनसिक्योर किस तरह से होगा, तो पहले पेई के लिए समझ लीजिए, आपके नाम से किसी ने चेक दिया और आपसे वो चेक कहीं खो गया, ठीक है, तो जिसको मिला वो पेमेंट पा लेगा, तो जिसको मिला वो पेमेंट पा लेगा, आपको तो नहीं मिला, तो आपके लिए क्या होगा, नुकसानदायक हो गया। दूसरा चीज कि आप अगर ड्रॉवर है, आपने किसी को चेक दिया, क्या दिए, चेक दिया, और ओपन या बियरर चेक दे दिए, ठीक है, दोनों का बात एक ही होता है, ओपन चेक कहिए या बियरर चेक, ठीक है। बियरर चेक दे दिए तो वो आदमी लेके गया, काउंटर पे पेमेंट लिया, अपना चलते बना, ठीक है। उसका वहां पे क्या हुआ, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हुआ कि किस आदमी ने चेक लाया था, कौन सा आदमी लाया था और किसको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो जो पेई है वो अगर इनकार कर जाए तो हमको नहीं मिला है,
ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉवर के लिए क्या परेशानी होगी कि फिर से उसको पेमेंट देना होगा। तो बियरर चेक जो होता है आसान तो होता है बट दोनों के लिए अनसिक्योर होता है, तो ड्रॉवर के लिए भी और पे के लिए। चलिए अब बात करते हैं अकाउंट पेज। ठीक है, ये अकाउंट पेज चेक जो होता है ये बहुत ही सिक्योर चेक होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा चेक जिस पे ड्रॉवर चेक पे यहाँ पे 2 लाइन, ठीक है, क्रॉस कर दे तो वहां उस चेक को हम लोग अकाउंट पे चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा चेक जिसपे बाएं कॉर्नर में 2 लाइन ऐसे पैरेलल खींची हो तो उसको हम लोग अकाउंट पे चेक करते हैं। इसमें भी स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग होती है। ठीक है, सिंपल अगर खींच दिया गया तो जनरल क्रॉसिंग हो गया, और इसी में अगर लिख दिया गया किसी बैंक वगैरह का नाम तो स्पेशल क्रॉसिंग हो गया। ठीक है, तो अकाउंट पे एक ऐसा चेक होता है जो चेक पे क्या किया जाए, बाएं कॉर्नर में 2 पैरेलल लाइन खींच दिया जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंट पे चेक कहेंगे। यह हर हाल में उस आदमी के खाता में जमा होगा, अकाउंट में जमा होगा, वे काउंटर पे पेमेंट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये सिक्योर इस मामले में हो गया कि कल होके पे भी इनकार नहीं कर सकता है कि हमको आपने नहीं दिया, और दूसरा अगर कहीं खो भी जाता है तो जब भी जाएगा तो पे के अकाउंट में ही जाएगा, अन्यथा वो चेक कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगा या किसी दूसरे को पेमेंट वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी को क्रॉस चेक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर चेक की। ऑर्डर चेक एक ऐसा चेक होता है जिसमें ड्रॉवर ड्रॉवी को ये राइट देता है, ये अधिकार क्लियर करता है कि उक्त आदमी को, यानी कि इसी आदमी को क्या करना है, पे को पेमेंट देना है। तो वो अब ड्रॉवी कैसे समझेगा कि पेमेंट इसी आदमी को पाना है, तो ड्रॉवर क्या करता है कि चेक के पिछले पन्ने पे, पिछले पेज पे, माने जो पीछे वाला पोर्शन होता है उस पे साइन करा लेगा, साइन करा के राउंड करके अपना सिग्नेचर कर देगा। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, और ऊपर में ऑर्डर लिख भी दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा चेक जिसमें ड्रॉवर क्लियर कर रहा है कि इसी पे को पेमेंट देना है, अदरवाइज किसी को पेमेंट नहीं देना है, तो वैसे चेक को हम ऑर्डर चेक करते हैं जिसमें क्लियर ऑर्डर दिया गया हो। ठीक है, इसमें क्लियर ऑर्डर नहीं दिया गया रहता है, जो धारक है उसी को पेमेंट पा लेना है। इसमें क्लियर कर दिया गया कि जब जाएगा तो ये अकाउंट में ही जाएगा, अदरवाइज कहीं पेमेंट नहीं होगा। कितना हो कुछ कीजिएगा तो आपको काउंटर पे पेमेंट नहीं मिलेगा। अब बट कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हम तो अकाउंट पे से भी काउंटर से कैश ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, क्लियर होने के बाद आप अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंटीडेटेड और पोस्ट डेटेड। एंटीडेटेड मतलब हो गया कि वैसा चेक जो पीछे की तारीख में, ठीक है, यानी कि पिछले तारीख में बैक डेट में जारी किया गया हो उसको हम लोग एंटीडेटेड कहते हैं। अब पोस्ट डेटेड मतलब आगे की तारीख में। यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट डेटेड मतलब, पोस्ट मतलब होता है पीछे, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एंटी मतलब पीछे के तारीख में, ठीक है, अब पोस्ट मतलब आगे की तारीख, यानी कि इसमें से कोई भी चेक आने वाले आगे की तारीख में अगर जारी होगा तो पोस्ट डेटेड होगा, आप पीछे के तारीख में जारी होगा तो क्या होगा, एंटीडेटेड। जैसे कि आज मान लीजिए आज 14 है तो हम 10/6 के डेट में कर दें तो एंटीडेटेड हो गए, और यहीं हम 20/6 में कर दें, 20/6 का कर दें तो पोस्ट डेटेड। आई बात समझ में? 10 में कर दिए यानी कि पीछे के डेट में कर दिए तो एंटीडेटेड, आगे की तारीख में कर दिए तो पोस्ट डेटेड। अब यहाँ बात करते हैं स्टेल चेक, यानी कि वैसा चेक जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, यानी कि 90 दिन क्रॉस कर चुका है, तो वैसे चेक को हम स्टेल चेक या बासी चेक कहते हैं। ठीक है, वैसे चेक को हम लोग स्टेल चेक या बासी चेक कहते हैं। लास्ट है 7वां नंबर, स्टॉप चेक। एक ऐसा चेक जिसको ड्रॉवर इशू करने के बाद कॉल, मेल या मैसेज के माध्यम से बैंक को आगाह कर दे, इन्फॉर्म कर दे कि इस चेक का पेमेंट रोक देना है, इसको पेमेंट नहीं करना है,
वैसे चेक को हम स्टॉप चेक करते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा बाउंस चेक क्या होता है, चेक बाउंस कैसे होता है। ठीक है, तो बाउंस चेक बाउंस होने के दो ही कारण है। एक ही कारण है कि उक्त ड्रॉवर के अकाउंट में पर्याप्त अमाउंट नहीं होने की वजह से क्या होता है, चेक बाउंस कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को 10,000 या 10 लाख का चेक दिया। ठीक है, आपने मान लीजिए कि आपने किसी को 10 लाख का चेक दिया और उस समय जब आप चेक लेके बैंक पहुंचे तो उस बंदे के अकाउंट में 10 लाख रुपए अमाउंट नहीं था, तो उस समय क्या होगा, वो चेक बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ दो कंडीशन और हो जाएगा कि या तो आप नॉर्मल लौट के आ जाइए, उस आदमी से बात कर लीजिए, या वहाँ से बाउंस लिखवा लीजिए और जाके पुलिस कंप्लेंट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ बात आएगी पुलिस कंप्लेंट अगर होगा तो उससे दुगुनी अमाउंट उस ड्रॉवर को देना होगा, या अदरवाइज आप लोग आपसे समझौते के आधार पर उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी इतना ही आज का वीडियो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में क्लियर कर दीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा। ठीक है, और इसका मैं प्रयास करूँगा कि आज या कल में इसका मैं आप लोग को PDF टेलीग्राम चैनल पर में प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आप लोग को यह बात और क्लियरली आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ समझा रहे हैं और इसका अब नोट्स भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद।